आइए बच्चों, तो आज का कार्य सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है इससे करेंगे। इस पे एक छोटा सा स्टार लगा लेना आप। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2001 इन एमकेज लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI ये वो लेजर कॉमा 9% डिवेंचर्स अपीयर्ड विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपी 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 फुल्ली पेड डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट के अंदर 1 अप्रैल वाले दिन 50 लाख रुपए के डिवेंचर्स नज़र आ रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि लायबिलिटी साइड पर कंपनी के डिवेंचर्स हैं। कितने डिवेंचर्स हैं? 50,000 डिवेंचर्स हैं। कितने रुपए ईच के हैं? 100 रुपये ईच के हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये डिवेंचर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, 9% डिवेंचर हैं, सॉरी 9% डिवेंचर ऑफ 50 लाख रुपए। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वॉज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो कंपनी जो है वो हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है। ठीक है, सिंपल बात। फिर उसके बाद लिखा है ऑन 31 मई 2001 द कंपनी परचेज्ड 8,000 डिवेंचर्स ऑफ इट्स ओन। कंपनी ने अपने ही 8,000 डिवेंचर खरीद लिए एट ₹98 एक्स इंटरेस्ट। 98 रुपये के खरीद लिए एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ऑन सेम डे इट कैंसिल्ड द डिवेंचर, और उसी दिन कैंसिल भी कर लिए। तो सिंपल, यहाँ तक कोई खौफ वाली बात तो नहीं है। बस वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट। कह रहा है बैंक अकाउंट मत बनाओ, बाकी नेसेसरी लेजर बना लो। ठीक है, तो मैं फिर भी जर्नल एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और फिर लेजर बना लेंगे। ठीक है, चलो, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आइए। तो 1 अप्रैल की मतलब ये पोजीशन दे रखी है। वैसे तो डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बना देते हैं। तो 1 अप्रैल की ये बैलेंस शीट दे रखी है, और हमने 2 महीने के बाद यानी कि 31 मई 2001 हमने 8,000 डिवेंचर्स अपने खरीद लिए हैं। डिवेंचर्स 8,000 परचेज कर लिए हैं एट द रेट, कितने रुपए के परचेज कर लिए हैं? 98 रुपए के एक्स इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो बस, और फिर उनको सेम डे पर कैंसिल कर दिया। तो मतलब इसमें और कोई डायग्राम का रेलेवेंस नहीं है, छोटी सी कहानी है। तो 31 मई को कंपनी अपने 8,000 डिवेंचरों को एक तरह से खरीद रही है और उनको कैंसिल कर रही है, मतलब रिडीम कर रही है, कुछ भी समझ लीजिए। बस ये है छोटा सा क्वेश्चन। तो चलो, तो अब आपसे विचार विमर्श करते हैं आपके साथ। तो पहले तो ये बताइए कि सबसे पहले आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहला कार्य क्या होता है हमारा? हाँ जी, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन वो वाली। तो मतलब ये कि इस कंपनी को कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यही सिखाया था पुराने क्वेश्चनों में भी कि सबसे पहले आपको जो 2 लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करनी है, उन्हें पूरा करना है। ठीक है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार ऐसी बता दो। नंबर 1, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हाँ, हमारे पास DRR जो होना चाहिए, शुड बी, वो कितना होना चाहिए? 10% ऑफ द वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। मतलब हमारे कंपनी के जितने भी डिवेंचर्स हैं उनकी टोटल फेस वैल्यू का 10% आपके पास DRR होना चाहिए। अब कंपनी की बैलेंस शीट में क्या कोई DRR है पहले से? नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो अब आप 10% निकालो, कितने रुपए आएगा? 5 लाख। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई कंपनीज एक्ट की वजह से कि DRR शुड बी
5 लाख, तो DRR जो है वो कंपनी के पास 5 लाख का होना चाहिए था और है कुछ भी नहीं, तो अब हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कंपनीज एक्ट की, कि कंपनी को निवेश भी करना पड़ेगा, यानी कि जो भी कंपनी है उसके पास एक निवेश भी होना चाहिए। अब निवेश कितने रुपए का होना चाहिए, 15%, है ना। तो 50 लाख रुपए के अगर डिवेंचर्स हैं तो उसका 15% कितना हो गया, 7.5 लाख। अब उनकी बैलेंस शीट में कोई DRRI भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब हमें कितना निवेश खरीदना पड़ेगा, 750 का। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि दोनों ही रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने नहीं कर रखी। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो हैं, हम ये कंपनीज की दोनों रिक्वायरमेंट हम करेंगे, क्योंकि उसने नहीं कर रखी। ठीक है, क्लियर, याद आ गया सब बच्चों को। तो हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं पहले, है ना। तो आप सबसे पहले 1 अप्रैल वाले दिन 2 एंट्रियां करोगे, क्योंकि ये उसने नहीं कर रखी तो हमें करनी पड़ेगी, है ना। कानून की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो एंट्री आप बताओ अगर आपको याद है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो गुल्लक यानी कि DRR बनाने की एंट्री तो थी, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, वेरी गुड, 5 लाख रुपए। और दूसरी एंट्री निवेश करने की एंट्री, टू बैंक, सही। खरीदने की एंट्री थी DRRI अकाउंट डेबिट, है ना। मतलब कि जो निवेश है वो आपने खरीद लिया, कितने रुपए का, 7.5 लाख रुपए का, टू बैंक। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो सही है। तो अब इन दोनों एंट्रियों के बाद, मतलब ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना देता हूँ बस ऐसे ही दिखाने के लिए। तो इन दोनों एंट्रियों को करने के बाद मतलब ये है कि अब इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसका नज़ारा जो होगा वो ऐसा होगा कि अब कंपनी के पास जो 50 लाख के डिवेंचर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अब कंपनी के पास 7.5 लाख रुपए का निवेश भी आ गया होगा बैलेंस शीट में, और कंपनी के पास एक DRR भी आ गया होगा 5 लाख रुपए का बैलेंस शीट में। तो मतलब अब कंपनी ने अपनी दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। बात समझ आ गई आपको? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। अब उसके बाद अप्रैल का महीना पूरा निकल गया, मई का महीना भी पूरा निकल गया, मतलब 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो 2 महीने के बाद आपने अपने 8000 डिवेंचर्स खरीदे और उन्हें कैंसिल कर दिया इमीडिएटली, मतलब रिडीम कर दिया 98 रुपए का एक्स इंटरेस्ट। तो इसकी एंट्री याद है आपको खरीदने की? पहले बताओ, 31 मई की एंट्री खरीदने की। ओन डिबेंचर, हाँ वेरी गुड, अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड। तो आप एंट्री लिख लो। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने 8000 डिबेंचर खरीद लिए, और कितने रुपए के खरीद लिए? 98 रुपए के एक्स इंटरेस्ट खरीदे। तो एक्स इंटरेस्ट वाला अमाउंट किस में लिखते थे? ओन डिबेंचर में। तो इसमें तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 8000 डिबेंचर 98 के, कितना आ गया? 7,84,000। ठीक है। अब ब्याज आपको कितना खरीदना पड़ेगा? 8000 डिबेंचर्स खरीदे, उनकी फेस वैल्यू 8 लाख रुपए, और कितने % ब्याज है? 9% ब्याज है। और कितने महीने का खरीदना पड़ेगा? 2 महीने का। तो ये आप निकाल लो कितना आ रहा है? 12,000।
ठीक है, तो 12,000 आपने ब्याज खरीद लिया। तो टू बैंक कम इंटरेस्ट प्राइस कितना बन गया? 796। तो ठीक है जी भाइयों बहनों, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है इसमें? ओके। अब जो है, अब मुझे आपको इस सवाल को करवाने के पीछे का रहस्य और इस पर जो ये छोटा तारा लगवाया, इस तारे का रहस्य बताना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमने तो इससे बहुत बड़े मुश्किल क्वेश्चन पहले ही कर रखे थे। तो अब आप तैयार हैं रहस्य को जानने के लिए? चलिए ठीक है, तो रहस्य जान लेते हैं। तो रहस्य कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, रहस्य छोटा सा ही रहस्य है कि भाई ये एक अनलिस्टेड कंपनी थी, तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती थी कंपनीज एक्ट की कि डीआरआर बनाओ और डीआरआर आई बनाओ, तो वो हमने पूरी कर ली है ना। फिर उसने कहा कि हमने डिबेंचर खरीद लिए, तो वो भी हमने पूरे कर लिए। अब हमें इन्हें कैंसिल करना है ना। अब हमें इन्हें क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का मतलब है कि एक तरह से आपको क्या करना है? रिडीम करना है ना। कैंसिल करने का क्या मतलब है कि एक तरह से आप इन डिबेंचरों को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। तो अब आपने जो पहले सवाल कर रखे थे खरीदने वाले, उस किसी भी सवाल में डीआरआर और डीआरआरआई नहीं थे। अगर आप ओन डिबेंचर वाला कोई पुराना सवाल उठाओगे जो हमने अभी तक करा था लास्ट लेक्चर में, उसमें कंपनीज की ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वो कंपनियां या तो लिस्टेड होती थी या एएफआई सीएफ मतलब हाउसिंग फाइनेंस या कोई फाइनेंस कंपनी होती थी। लेकिन अब ये कंपनी के पास तो एक डीआरआर भी है और ये कंपनी के पास तो एक डीआरआरआई भी है। अब आपको नियम याद होने चाहिए थे, कॉन्सेप्ट इसीलिए स्ट्रॉन्ग करवाते हैं आपका, कि अब रिडीम करने वाले दिन या कैंसिल करने वाले दिन आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो क्या क्या स्टेप्स थे एक बार आप बताओ मुझे। सबसे पहले सुबह 5 बजे हाँ डीआरआरआई बेचना पड़ेगा। तो अब मुझे पहले वो काम करना है, क्योंकि हमने इस कंपनी के लिए डीआरआरआई बना रखा है। तो हमें अब रिडम्पशन करने से पहले या कैंसिल करने से पहले उस डीआरआरआई को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। याद आ गया वो स्टेप्स जो स्टोरियां सुनाई थी? एक बार दोबारा रिपीट ऐसे ही कर देते हैं। 5 बजे सबसे पहले हम क्या करते थे? अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते थे। फिर 10 बजे हम क्या करते थे? ड्यू कर देते थे। 11 बजे हम क्या कर देते थे? पे कर देते थे, है ना। अब इस क्वेश्चन में या इस कंपनी के लिए ड्यू तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर खरीद रखा है। अब तो बस हमें ड्यू और पे करने का मतलब ये हो गया कि एक तरह से बस हमें क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर्स को कैंसिल करना पड़ेगा या रिडीम करना पड़ेगा। फिर रिडीम करने के बाद शाम को घर जाने से पहले आप 6 बजे क्या करते थे? डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो ये स्टेप्स थे। पहले आप ये याद कर लो कि आपको मतलब ये याद आ गए स्टेप्स, सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गए, याद आ गया। तो ये प्रोसीजर होता था रिडम्पशन वाले दिन का, तो हमें इस प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा, ये इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। सर डीआरआई का लॉजिक तो ये होता था ना कि मतलब पैसे की कमी पड़ेगी तो उसको बेच देंगे। नहीं, वो तो हम सोचते हैं कि पैसे की कमी पड़ेगी तो बेच देंगे, लेकिन हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट भी है कि बेचना है। तो हम ये नहीं अपने मन से नहीं सोचेंगे कि नहीं बेचना नहीं है, हमें बेचना है। तो हमारे लिए तो ये स्टेप्स जो है ना, इसीलिए मजाक के तौर पे आपको इसीलिए सिखाए कि ये याद रहें। तो जब भी हम रिडम्पशन करते हैं, तो अगर जिस कंपनी का डीआरआर और डीआरआरआई हमने बना रखा होता है, तो बेसिकली वो स्टेप्स ही इस तरह बने हुए हैं कि हमें रिडम्पशन से पहले उस इन्वेस्टमेंट को पहले बेचना पड़ेगा, फिर रिडम्पशन करना पड़ेगा, और रिडम्पशन के बाद फिर डीआरआर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे वो दोनों लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है ना, तो इसी तरह आप ये समझ लो कि ये भी दोनों लीगल रिक्वायरमेंट्स ही हैं जो पूरी करनी है। रिडम्पशन के दिन हमें बेचना भी पड़ेगा और डीआरआर को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। पहले इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम पहले अब ऑर्डर वाइज एंट्री अगर करें, तो पहली एंट्री अब क्या करूं? 31 मई वाले दिन डीआरआरआई को बेचने की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री बताओ क्या थी बेचने की? हाँ, तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई अकाउंट।
तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7,50,000 की। तो बड़े ध्यान से सुनना, अभी कुछ भी लिखना मत। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख रुपए की, यानी 7,50,000 रुपए की। तो अब मैंने वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, ठीक है, मैंने वो क्या करा, इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब मैंने जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट बेची, तो बस आप ध्यान से सुनना, मेरे इन्वेस्टमेंट बेचते ही मेरी बैलेंस शीट का नज़ारा कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास मेरे 9% डिबेंचर्स अभी भी चल रहे होंगे, मान लो 50 लाख। मेरे पास मेरा ये DRR अभी भी चल रहा होगा 5 लाख। लेकिन मेरे पास ये निवेश अब कितना बच रहा होगा? 0, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब हम कितने डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम कर रहे हैं, या हम कितने डिबेंचर्स कह लो कैंसिल कर रहे हैं, बताओ। हमने कितने डिबेंचर्स खरीद के कैंसिल करे हैं? 8,000 डिबेंचर्स कैंसिल करें। और हमारे पास टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? कितने हैं टोटल डिबेंचर्स? 50,000। ये याद है स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपको? हमारे पास टोटल कितने डिबेंचर्स हैं? 50,000। तो अब आप देखिए बच्चों जी ध्यान से, हम 50,000 टोटल डिबेंचर्स लेके बैठे हुए हैं और हमने उस 50,000 टोटल डिबेंचर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 7.5 लाख की। और आज हम उन 50,000 डिबेंचरों में से मात्र 8,000 डिबेंचर्स कैंसिल कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करा, हमने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ही बेच डाली, यानी कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को ही जीरो कर दिया। तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि एक तरह से हम इसमें कंपनीज एक्ट का उल्लंघन कर बैठे। इसका मतलब हम इसमें कंपनीज एक्ट का उल्लंघन कर बैठे। कैसे कर बैठे? क्योंकि अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, देयरफॉर अब तो आपके पास 42,000 डिबेंचर्स अभी भी बचे होंगे, यानी कि बैलेंस शीट में आपके पास अभी भी 42 लाख के डिबेंचर्स बचे होंगे। लेकिन आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट तो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये तो आपने कंपनीज एक्ट का उल्टा उल्लंघन कर दिया। बात समझ आई ना? तो हमें इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जब इन्वेस्टमेंट हम बेचें तो वो प्रोपोर्शनेटली ही बेची जाए। ऐसा ना हो कि आपने अपना अंधाधुंध सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी और पता चला बैलेंस शीट में डिबेंचर्स तो नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट 0 हो गई। ये गड़बड़ हो जाएगी, ये ब्लंडर हो जाएगा। और इसी बात का इस क्वेश्चन पे तारा लगवाया गया है, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया था। क्योंकि पहले क्वेश्चनों में क्या होता था, जितने डिबेंचर होते थे हम सारों को ही रिडीम करते थे। लेकिन इसमें हमारे 50,000 डिबेंचर्स हैं और हम सिर्फ कितने रिडीम कर रहे हैं? 8,000। और हमने अगर गलती करनी है तो हमने क्या गलती कर दी कि सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो ये गलती हो जाएगी। आपको समझ आ गया कि गलती क्या हो जाएगी? तो हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेच सकते, हमें इन्वेस्टमेंट को भी प्रोपोर्शनेटली ही बेचना पड़ेगा। तो अब आप वो प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं? तो चलिए निकालिए, पहले आप निकालिए फिर बताइए। अच्छा, मतलब कितने बेचेंगे? 1,20,000 की बेचेंगे। तो मतलब आपने कैसे निकाला होगा प्रोपोर्शन? मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मतलब इस तरह से आपने फ्रैक्शन बना लिया होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हम 50,000 डिबेंचर्स में से सिर्फ 8,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, तो एक प्रोपोर्शन बन गया। तो हम 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है उसको पूरा नहीं बेचेंगे, उसको प्रोपोर्शनेटली ही बेचेंगे। मतलब 8,000 डिवाइडेड बाय 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितनी ही बेचोगे? सिर्फ 1,20,000। यही फिगर बता रहे हैं? ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी अभी भी बची हुई होगी बैलेंस शीट में? 6,30,000 की, जो सही भी है। अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो आपके 42 लाख के डिबेंचर्स अगर बचे हुए हैं, आप इसका एक बार 15% निकालना कैलसी पर, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है ना? तो इसका मतलब हमने उल्लंघन नहीं करा, हम कंपनीज एक्ट के इसका मतलब दायरे में काम कर रहे हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो इन्वेस्टमेंट जब बेची जाएगी ना,
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसको हम ब्लॉक बना के काटते हैं ताकि मतलब ये बात याद रहे। आप भी चाहे ब्लॉक बना के काट लो या मतलब अलग से लिख लो। तो हम पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे, हमें सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट बेचनी है वो 1/20 की बेचनी है, यानी 1,20,000 की बेचनी है। तो ये फिगर आप लिख लो इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए, ये फिगर लिख सकते हो, ये सही है। चलो ठीक है, तो बढ़िया पॉइंट आपने समझ लिया। तो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, चलो एक काम तो कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद अगला काम क्या करेंगे, अब हम 10 बजे और 11 बजे क्या काम करना है हमें, मतलब ड्यू तो करना नहीं पड़ेगा, वो तो खैर काम ऑटोमेटिकली हो गया। बस अब हमें क्या करना है, अपने डिबेंचर्स को कैंसिल करना है। तो अब हम अपने 8,000 डिबेंचरों को कैंसिल कर देते हैं, उसकी एंट्री कर लेते हैं, वो आई होप आपको याद हो। तो बताओ ज़रा क्या थी एंट्री, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें लिखनी है फेस वैल्यू। तो 8,000 डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए। टू ओन डिबेंचर अकाउंट, इसमें आपको ऊपर वाली कॉपी करनी है वैल्यू 784 जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस था। तो कितना आपका बच गया, 16,000। तो उसको हम बैलेंस को नाम दे देंगे टू गेन ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो आपने डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो यहां तक ओके। अब आखिरी काम 31 मई को घर जाने से पहले क्या करना है हमको, डीआरआर को ट्रांसफ़र करना है टू जनरल रिजर्व। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो मेरे डीआरआर में 5 लाख रुपए हैं, तो हम पूरा ट्रांसफ़र कर दें? नहीं, समझ गए अब आप? वेरी गुड। तो ये इसका मतलब मेरे समझाने का फ़ायदा हो गया पहले। तो अब आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया कि अगर मैं पूरा डीआरआर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो इसका मतलब मैं कंपनीज एक्ट का उल्लंघन कर दूंगा, क्योंकि पूरा डीआरआर ट्रांसफ़र करने का तो मतलब ये हो जाएगा कि मेरा डीआरआर अब 0 हो गया और अभी भी बैलेंस शीट में 42,000 डिवेंचर्स हैं। तो मैं पूरा नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, मैं प्रोपोर्शनेटली ही ट्रांसफ़र करूंगा। मैं पूरे 5 लाख नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, तो प्रोपोर्शनेटली कितना ट्रांसफ़र करूंगा सिर्फ, मतलब कितना आ रहा है, 80,000। सही। तो मैं खाली 80,000 ही ट्रांसफ़र करूंगा जनरल रिजर्व में, ताकि बचे हुए 4,20,000 अभी भी डीआरआर में बचे रहे। मतलब अब इस कार्यक्रम के बाद जो बैलेंस शीट का नज़ारा होगा ना, आप उसको समझने की कोशिश करना। वो ये होगा कि मेरे डिबेंचर्स होंगे अभी बचे हुए 42 लाख के, तो उसी के प्रपोर्शन के हिसाब से 10% देखो डीआरआर 420 बचा हुआ होगा, और उसी के हिसाब से 15% डीआरआर आई भी 6,30,000 की बची हुई होगी। तो इसका मतलब मैं कंपनीज एक्ट के दायरे में हूं, और अगर मैं सारा बेच देता या सारा ट्रांसफ़र कर देता तो हम गलत हो जाते। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो ये तो थी जी जर्नल एंट्रियां। बाकी इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री करनी है या ओरली सुनाओगे? अब इस साल में जब आप आगे बढ़ोगे तो पहली इंटरेस्ट की डेट कब आएगी? एक तो 30 सितंबर को, है ना, क्योंकि कंपनी 30 सितंबर को इंटरेस्ट देती थी, और फिर अगली कब आएगी? 31 मार्च को। तो चलो ऐसे ही लिख के कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लिख ही लो। चलो, पता चला अभी हमने छोड़ दी, फिर बच्चा बाद में बाल नोच रहा है। तो 30 सितंबर की डेट डाल के इंटरेस्ट की भी एंट्री लिख ही लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, कोई मुझे तो आपत्ति नहीं है। और वो एंड 31 मार्च वो भी लिख ही लेते हैं कि भाई सेम ही एंट्री होंगी।
बताओ इंटरेस्ट पे करने की क्या एंट्री थी क्लास 12th वाली? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, है ना, पहले ड्यू करते थे, फिर दूसरी एंट्री क्या करते थे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और साल के एंड वाली में क्या हो जाता था, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, उस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते थे। तो अब आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 6 महीने का निकालना है, क्योंकि ये एंट्री वैसे ना 2 बार होंगी, समझ गए आप बच्चे? ये दोनों एंट्रियां कितनी बार होंगी? 2 बार, एक बार 30 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को, है ना, क्योंकि ये 6-6 महीने में कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। हाँ, लास्ट वाली ट्रांसफर वाली एंट्री तो खाली ईयर एंड पर एक ही बार इकट्ठे होती है, तो वो खाली 31 मार्च को ही होगी। तो अब 6 महीने का इंटरेस्ट आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ, फिर बताना। 42 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 9% का ब्याज है, 6 महीने का 189, ठीक है 189 कह रहे हैं, तो एक बार सब बच्चे मन की संतुष्टि कर लो भाई, यही आ रहा है 189, तो 6-6 महीने का ब्याज आप 189 दे दोगे, है ना, 2 बार 189 फिर 189। तो पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर दोगे साल के एंड में? 3,78,000। और एक इंटरेस्ट और था, वो भी पीएनएल में ट्रांसफर होता है वैसे, है ना, जो आपने ओन डिवेंचर के टाइम पर जो इंटरेस्ट खरीदा था, वो भी तो देखो खर्चा था ना, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये भी तो खर्चा है ना आपका, तो इसको भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? पीएनएल में। तो इसको भी पीएनएल में 12,000 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी भी चाहे आप एंट्री डाल लो एक, चाहे ऊपर वाले में जोड़ के भी लिख सकते हो, चाहे एंट्री डाल लो, जैसे अच्छा लगे। तो उस 12,000 वाले इंटरेस्ट को भी, खर्चे को भी पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपकी बन गई जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आप अब देख लो अच्छे से कि जर्नल एंट्री बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को, कोई भी डाउट तो नहीं किसी भी एंट्री या वैल्यू में। चलो, तो अब हम खातों की गिनती करते हैं कि कितने खाते आप बनाओगे। तो एंट्रीज के हिसाब से देख लेते हैं, बाकी बैंक अकाउंट उसने मना करा था। तो कौन सा बनाना है बताओ? एक तो बन जाएगा ओन डिवेंचर अकाउंट नंबर 1, ठीक है। एक बन जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नंबर 2, है ना, बैंक उसने मना कर दिया था तो ये छोड़ दो, तो बैंक छोड़ दो। तीसरा कौन सा बन जाएगा? DRRI अकाउंट। उसके बाद चौथा कौन सा बन जाएगा? 9% डिवेंचर अकाउंट। बाकी ओन डिवेंचर तो हो गया, गेन ऑन कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। पांचवा कौन सा बन जाएगा? DRR अकाउंट। DRR हो गया था ऊपर, अच्छा DRR ये था, चलो हाँ यहाँ लिख लिया था DRR। और एक फिर बनेगा आपका इंटरेस्ट, तो हो ही गया। डिवेंचर होल्डर छोड़ो, चलो बेकार है, बैंक छोड़ो। और DRRI, जनरल रिजर्व भी वैसे मैंने कहा था बेकार होता है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं। वो नेसेसरी लेजर बोलता है ना क्वेश्चन, तो उसमें आपको पीएनएल नहीं बनाना की ज़रूरत और जनरल रिजर्व नहीं बनाने की ज़रूरत। मतलब नेसेसरी लेजर का मतलब है कि बस जो डिबेंचर से रिलेटेड बातें हैं, DRR, DRRI, डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट, बस वो। जनरल रिजर्व, पीएनएल ये छोड़ने का। ठीक है, तो ओन डिबेंचर बना लो, इंटरेस्ट बना लो, DRRI बना लो, डिबेंचर अकाउंट बना लो और DRR बना लो, बस। बाकी डिबेंचर होल्डर तो बेकार है, वो छोड़ो। बैंक बेकार है, पीएनएल भी बेकार है, इंटरेस्ट तो बन ही गया। चलो, तो ये काम तो आपको करना है।
तो मैं बस एक एक मैं बना देता हूँ, 4 आप बनाना। ठीक है, तो मैं कौन सा बना देता हूँ, मुश्किल वाला, ओन डिबेंचर अकाउंट, ये मैं बना देता हूँ। डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो याद है आपको? बस सिंपल है वैसे तो, एक ही ट्रांजैक्शन तो करी हमने, एक ही बार खरीदा बस। तो बताओ जिसको याद है, खरीदने के लिए क्या करें? 31 में टू बैंक अकाउंट, 8 लाख तो फेस वैल्यू, 12,000 का इंटरेस्ट दिया और 784 कॉस्ट। और फिर 31 में, वेरी गुड मैडम जी, 9% डिबेंचर। तो बाय 9% डिबेंचर फिर कैंसिल कर दिए थे, तो फेस वैल्यू 8 लाख, इंटरेस्ट में कुछ लिखना नहीं और कॉस्ट 784, बस ख़त्म, खाता ओवर। तो टोटल 8 लाख, 12,000, 784, 8 लाख, 12,000, 784। तो ईयर एंड पर आपका बस किस में बचेगा बैलेंस? इंटरेस्ट के कॉलम में, है ना? बाकी तो टैली चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट में बस 12,000 बैलेंस बचेगा, उसको क्या नाम दोगे बताओ? बाय P&L अकाउंट। चलो, तो अब 12 मिनट आपके शुरू होते हैं, आपको बनाने हैं बचे हुए 4 खाते। चलिए जी, तो आपने डिबेंचर अकाउंट जो बनाया सबसे पहले, सही है वो आपका? मतलब किताब वालों से मेल खा रहा है? पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 50 लाख, वो लिख लिया। फिर डेबिट साइड में बस 2 पोस्टिंग आएंगी, एक टू ओन डिबेंचर 784 और एक टू गेन ऑन कैंसिलेशन 16,000। ठीक है, तो आपका बैलेंस CD 42 लाख बच रहा है। ठीक है, हाँ छोड़ सकते हो, लेकिन आप खुद ही नहीं छोड़ोगे है ना, क्योंकि जब इतना बना लोगे ना तो खुद ही अंदर आत्मा से आवाज़ आएगी कि वो भी लिखना है। बट कर सकते हो कि ऐसे बड़े वो नहीं है, नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, उसमें आपने डेबिट में 3 पोस्टिंग करी होंगी, 2 डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर नहीं 2 बैंक सॉरी, फिर 2 डिबेंचर होल्डर और 2 डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो 12,000, फिर 189 और 189। और क्रेडिट में बस आपकी 2 पोस्टिंग या 1 पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बाय P&L आ रही होगी। हो सकता है आपने 2 बार पोस्ट कर दिया हो बाय P&L, तो 378 या 12 दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो या मर्ज करके एक साथ ही बाय P&L में पोस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये भी ओके हो गया। फिर आपने बनाया होगा DRR अकाउंट, उसमें आपकी पहली पोस्टिंग आ रही होगी बाय P&L 5 लाख और दूसरी पोस्टिंग आ रही होगी डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व 80,000, यही है बस। तो आपका टू बैलेंस CD बच गया होगा 4,20,000।
ठीक है जी। तो आप इसमें टू और बाय इधर उधर कर रखा है, उसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा अकाउंट आपने कौन सा बनाया होगा, DRRI अकाउंट। तो उसमें आपने पहले डेबिट में पोस्टिंग करी होगी टू बैंक अकाउंट 7,50,000, यही है। और क्रेडिट में फिर सेल वाली करी होगी बाय बैंक 1,20,000, यही है। ठीक है, तो बस आपका बैलेंस बच गया होगा 6,30,000। तो मतलब सब बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, किसी को कोई मतलब इसमें डाउट दिक्कत तो नहीं है मेरे योग्य समझाने वाली। चलो ठीक है, तो फिर इसको क्लोज करते हैं और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलो तो इलस्ट्रेशन 5 करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AFI बैंकिंग ये वो, एज एट 31 मार्च इज़ एज अंडर। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, तो एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस जिसका नोट नंबर 2 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसका नोट नंबर 3 है। तो ये हम नोट्स में देखेंगे। बाकी ट्रेड पेबल्स हैं, ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट्स में PPE नोट नंबर 4 में देख लेंगे। बाकी इन्वेंट्रीज एज इट इज़ दे रखी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, बाकी कैश एंड बैंक बैलेंस है नोट नंबर 5 में। तो एक बार नोट्स देख लेते हैं क्या हैं। तो पहला नोट है शेयर कैपिटल का, उसमें लिखा है जी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बाकी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हैं 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो मतलब हमारे लिए मुद्दे के 20,000 शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक P&L है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास हैं जी डिबेंचर्स 1,20,000 के। तो आप इसको मन की आंखों से क्या देखोगे, 1200 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बाकी हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, ठीक है। तो मतलब सिंपल बातें, कोई यहाँ तक तो डरावनी बातें नहीं हैं। अब एट द AGM एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व, कह रहा है AGM में क्या रिजॉल्व हुआ। तो पढ़ते हैं A, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर 1 रुपी 10 शेयर एट रुपी 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रायर का मतलब होता है पहले, और फुल स्टॉप। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने सभी शेयर होल्डरों को ये ऑप्शन दिया कि आप हमारा एक शेयर खरीद सकते हैं, 10 रुपये का है ऑब्वियसली फेस वैल्यू, एट रुपी 15। यानी कि कंपनी अधिकार दे रही है अपने शेयर धारकों को कि आप हमारा एक शेयर 15 रुपये में खरीद सकते हैं फॉर एवरी 4 शेयर्स। अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आप हमारा एक शेयर 15 रुपये में खरीद सकते हैं। तो अब एक बार ऊपर वापस चलते हैं। तो कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं। तो अगर हर 4 के बदले में एक अधिकार मिल रहा है तो 20,000 के बदले में कितने अधिकार मिलने जाएंगे, 5,000, है ना। सिंपल मैथ्स हो गई ना भाई। 20,000 शेयर्स हैं तो हर 4 के बदले में एक मिल रहा है, तो इसका मतलब 20,000 के बदले में कितने राइट्स मिल जाएंगे, 5,000। तो 5,000 राइट्स इसका मतलब कंपनी इशू कर रही है, दे रही है लोगों को कि भाई आपको लेने हैं तो ले लो। और मज़ेदार बात यह है कि दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब सारे के सारे 5,000 जो राइट शेयर्स हैं वो एक तरह से इशू हो गए, लोगों ने ले लिया। तो इसमें छोटा सा पोर्शन आपका आ गया राइट शेयर्स इशू करने का। मतलब जो A पॉइंट है इसमें हम 2 जर्नल एंट्री या मतलब 1 जर्नल एंट्री कर लेंगे, राइट शेयर्स इशू कर लेंगे। फिर B पॉइंट में लिखा है टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब कंपनी ने बाद में एक फ्री में शेयर दिया, मतलब बोनस फ्री में मुफ्त में शेयर दिया फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, हर 5 के बदले में एक शेयर मुफ्त मिला। तो अब बताओ
कंपनी के 25,000 शेयर्स हो चुके थे ऊपर वाले पॉइंट तक, 20 पहले थे, 5 राइट्स वाले भी हो गए, तो 25,000 शेयर्स हो गए, और हर 5 के बदले में एक मुफ्त मिल रहा है। तो कितने शेयर्स कंपनी ने इसका मतलब बोनस में दे दिए? 5,000 शेयर्स बोनस में दे दिए। तो आपको 2 एंट्रियां करनी पड़ेंगी बोनस शेयर्स इशू की। तो इसमें मतलब बेसिकली आपका राइट शेयर्स बोनस शेयर्स इशू वाला चैप्टर आ गया एक तरह से, ठीक है जी। और सी पॉइंट इसी चैप्टर का है, कह रहा है टू रीपे द डिबेंचर्स, कह रहा है डिबेंचर्स वालों को आप रीपे कर दो, मतलब पैसे दे दोगे, और कितने रुपए दोगे? एट ए प्रीमियम ऑफ 3%, 3% के प्रीमियम पर दोगे। तो अब डिबेंचर्स को मतलब रिडीम करना है हमें, तो उसका तो पूरा आपको स्टेप्स पता है। पहले दोनों लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, फिर 10 बजे ड्यू करना पड़ेगा, 11 बजे पे करना पड़ेगा, 6 बजे गुल्लक फोड़नी पड़ेगी, मतलब वो तो पूरी प्रक्रिया जो है वो चलेगी। ये इसी चैप्टर का हो गया। कभी भी कर सकते हैं, बस रिडम्पशन से पहले करना है, कभी भी कर सकते हैं, चाहे हम सुबह 4 बजे उठ के करें, लेकिन हमें पहले करना होता है, ये लॉजिक है। तो हम तो ऑर्डर वाइज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो कर लेते हैं, एंड कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस। चलो तो ऑर्डर वाइज ही कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हुई A B C उस हिसाब से ही कर लेते हैं। तो आप लिख लो मेरे साथ सॉल्यूशन। तो लिखो माता। तो पहले मैं आपको 5,000 जो राइट शेयर्स इशू हुए उसकी एंट्री करवा देता हूँ। तो राइट शेयर्स इशू करने की एंट्री आपको नहीं याद, मुझे पता है। चलो तो लिखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखते हैं 5,000 शेयर्स जो हमने इशू करे और कितने रुपए के, कितने रुपए के इशू करे? 15 रुपए के। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं 5,000 शेयर्स जो इशू हुए उनकी फेस वैल्यू यानी 10। तो कितने रुपए? 50,000। तो बचे हुए को क्या बोलेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सही। तो 5 रुपए माना जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, यानी 25,000 रुपए का बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपकी राइट इशू की तो बस एक ही एंट्री होती है, जो एक नॉर्मल इशू की होती है, बेसिकली जो साधारण शेयर्स इशू करने की होती है, वो एंट्री आपने कर ली, ठीक है। फिर बी पॉइंट था कि आपने 5,000 बोनस शेयर्स भी इशू करे, मतलब मुफ्त में शेयर्स भी इशू करे। तो मुफ्त में शेयर्स इशू करने की याद है, बोनस इशू में सिखाया था, पढ़ाया था। CRR अगर है तो यूज करेंगे, वैसे है नहीं। तो चलो पहले डेबिट एस्पेक्ट छोड़ रहा हूं। आपको एंट्री करवाई थी फलाना डेबिट, ढिनकामा डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो डेबिट डेबिट क्या होते थे? अगर CRR है तो वो सबसे पहले डेबिट, वो नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो डेबिट, वो भी नहीं है तो जनरल रिजर्व वगैरह, वो भी नहीं है तो PNL। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है अभी, ऊपर ऊपर देखो आया अभी 25,000 का। तो पहले तो 25,000 रुपए का आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही वही वाला ऊपर वाला इस्तेमाल कर लो। तो 25,000 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम से इस्तेमाल कर लो। बोनस शेयर आपने 5,000 इशू करे थे, तो 5,000 इंटू 10 कितना हो गया? 50,000 रुपए के। तो 25,000 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम से मिल गए आपको। अब बचे हुए कहाँ से लोगे? जनरल रिजर्व है नहीं, तो PNL से ले लोगे फिर आप। तो PNL डेबिट 25,000 रुपए। तो ये आपको बोनस में पहली एंट्री सिखाई थी। और दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ओके है जी। तो आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट बेसिकली पुराने चैप्टर में से आ गया। तो ये सीए इंटर में क्वेश्चन करेंगे चालाकी आपके साथ, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा कोई चैप्टर छोड़कर आ गया हो, है ना। तो आपको ये करना है, ठीक है। बस अब नॉर्मल बातें अब देख लो एक बार सवाल में। अब तो बस हमें क्या करना है, हमारे देखो कितने डिबेंचर्स थे, 1,20,000 के। तो एक बार दो लीगल रिक्वायरमेंट यहीं की यहीं निकाल के बताना मुझे। डीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, 12,000। और डीआरआर आई कितना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये करना पड़ेगा, बाकी रिडीम कर देंगे नॉर्मल एंट्री। ओके चलो। तो अब इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब देखो मतलब अब इसके बाद जो एंट्रियां हैं वेरी सिंपल। तो सबसे पहली एंट्री क्या, पीएनएल टू डीआरआर। सबसे पहले हमने 12,000 रुपए का डीआरआर बनाया। उसके बाद एंट्री 2, फिर आपने 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, डीआरआर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, पहला काम तो हो गया। अब आ गया जी रिडम्पशन का दिन। तो अब आप सुबह 5 बजे उठे, सबसे पहला काम क्या करना है। अब सबसे पहले सुबह 5 बजे आपने एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर आई। तो 18,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है जी। फिर 10 बजे क्या करना है, ड्यू करना है। तो 12% डिबेंचर अकाउंट, इसमें तो आपको लिखनी है फेस वैल्यू 100 रुपए वाली। फिर क्या आप इन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हो प्रीमियम, बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 3600, ठीक है। तो उसको बोल देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ये याद आ गया सबको भाई। तो आपको समझ आ रहा है सर लास्ट में, समझ रहे हो, क्योंकि तुम समझोगे तो माना जाएगा कि सब समझ रहे हैं। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो ये आपने ड्यू कर दिया। तो ये सुबह 10 बजे आपने ड्यू कर दिया, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया 10 बजे। तो ठीक है भाई, सबको क्लियर है। अब 11 बजे क्या करोगे, 11 बजे क्या करोगे, इन डिवेंचर होल्डर्स को 1,23,600 को क्या कर देंगे हम, टू बैंक अकाउंट पे कर देंगे। ओके और 3 बजे क्या करोगे, हाँ वेरी गुड, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको राइट ऑफ कर दो। अब इसको कहाँ से राइट ऑफ करना है, पीएनएल से। तो
तो एंट्री बन गई P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और फिर घर जाने से पहले 6 बजे आखिरी काम, तो 6 बजे घर जाने से पहले आखिरी काम क्या कर दोगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो अब आप पहले फ्लो ऑफ एंट्रियां देख लो कि बिल्कुल सब बच्चे संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो अब लेकिन उसने ये भी कहा था कि मुझे बैलेंस शीट भी बना के दिखाना इन सारे इफ़ेक्ट्स के होने के बाद। तो पहले मैं इफ़ेक्ट्स डिस्कस करता हूँ और फिर देखता हूँ आपसे बनवाऊँ या तो अगर मन करा तो पहले हम इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब इसका आप बताओ इस 75,000 का क्या मतलब है। बैंक बढ़ गया, पैसा आ रहा है, वेरी गुड। तो मतलब एक तरह से 75 हम बैंक में जोड़ लेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका क्या मतलब, तो शेयर कैपिटल भी आपकी 50,000 बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। हाँ भाई, प्लस का मतलब बढ़ जाएगी या ऐड हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है दीदी। फिर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 25,000, ये बढ़ेगा लेकिन अगली एंट्री में क्योंकि डेबिट भी हो गया, तो मतलब इसके इफेक्ट का कुछ नहीं करना, इसको कट कर देता हूँ। मतलब आप मत काट देना एंट्री से, बट इफेक्ट समझ गए, ये खत्म, इसका कुछ नहीं हुआ। फिर अब P&L डेबिट 25,000, इसका मतलब माइनस हो गया। हाँ, इसका मतलब आपका P&L कम हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है उसमें से आप 25,000 क्या करोगे, कम कर दोगे। ठीक है जी, बताओ मैडम। तो हाँ तो बोलो। उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि क्रेडिट भी हुआ, फिर अगली एंट्री में डेबिट भी हुआ, तो ये काट देते हैं। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इसका क्या होगा, तो आपकी शेयर कैपिटल 50,000 और बढ़ जाएगी, प्लस कर देंगे। उसके बाद P&L डेबिट 12,000, इसका मतलब P&L क्या हो गया, फिर से माइनस हो गया, कम हो गया। ठीक है। अब DRR हमने बनाया भी था, मतलब क्रेडिट भी करा था 12,000, और शाम को 6 बजे जब घर जा रहे थे तो DRR हमने फोड़ भी दिया था, मतलब डेबिट भी कर दिया था। तो DRR आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कुछ भी, नो इफेक्ट, कट जाएगा। उसके बाद जी DRRI, आपने खरीदा था तो डेबिट करा था, और बेच दिया था तो क्रेडिट करा था, तो वो कट गया। इसी तरह बैंक में पैसे पहले गए थे खरीदने के टाइम पर और फिर सेल करने के टाइम पर आए थे, तो ये तो पूरा आपस में पूरा ही कट जाएगा, मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं बचेगा। तो ठीक है भाइयों बहनों। उसके बाद 7th एंट्री में 12% डिवेंचर 1,20,000, इसका मतलब डिवेंचर माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपने पहले डेबिट करा और फिर नीचे क्रेडिट करा, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं बचा। फिर उसके बाद है टू डिवेंचर होल्डर, तो टू डिवेंचर होल्डर भी पहले आपने क्रेडिट करा, फिर डिवेंचर होल्डर को डेबिट करा, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं बचेगा, ये भी आपस में कट जाएगा। फिर लिखा हुआ है टू बैंक, इसका मतलब बैंक आपका कम हो जाएगा, तो ये बैंक में से माइनस कर देंगे। और फिर लिखा हुआ है P&L डेबिट, तो इसका मतलब आपका P&L फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है टू जनरल रिजर्व 12,000, इसका मतलब जनरल रिजर्व आपका बढ़ जाएगा। तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो अब आपको बैलेंस शीट होमवर्क में बनाने को दे दूं, मतलब बन जाएगी ना बैलेंस शीट, मैं दिखा देता हूं बनाना आपको होमवर्क में, मतलब बन ऐसे जाएगी। एंट्री तो हमने करी ली ना, इफेक्ट भी हमने समझ लिया, मतलब एक बार ऐसी देखने के लिए देख लो, मैं नोट्स में दिखा देता हूं आपको। जैसे हमारी शेयर कैपिटल थी
है ना, वो वैसे 2 लाख रुपए की थी, लेकिन उसमें हमने 2 बार 50-50 ऐड करा, तो देखो शेयर कैपिटल कितनी बन गई, 3 लाख बन गई। ठीक है जी। हाँ, वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी तो करनी है ना, क्लाइंट को डराएंगे कैसे, नहीं तो। फिर उसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल देखो, चलो पीएनएल की याद करो। 1,20,000 था, आपने माइनस करा था 3600 लास्ट वाला, माइनस करा था 25,000 और माइनस करा था 12,000। 3 चीज़ें माइनस हुई थी ना पीएनएल में, 3 बार पीएनएल डेबिट हुआ था, तो आपका पीएनएल कितना बचेगा, 79,400। और जनरल रिजर्व आपने लास्ट में 12,000 जोड़ा था, तो जनरल रिजर्व देखो ये आ रहा है 12,000। ठीक है, समझ आ रहा है इफेक्ट्स। बाकी पीपी में कोई चेंज नहीं है तो छोड़ो। अब देखो बैंक बैलेंस देखो, याद करो जब अभी डिस्कस कर रहे थे, 2 लाख रुपए हमें दे रखा था, तो पहले सबसे पहले हमने क्या करा, 75,000 ऐड करा था पहली एंट्री में। फिर जो वो पेमेंट करी थी डिबेंचर्स वालों को, तो 123,600 माइनस करा था। बाकी उसके बाद वो उन्होंने -18 भी कर रखा है, +18 भी कर रखा है, वो तो ऑटोमेटिकली कट गया, बात एक ही है। तो आपका बैंक बैलेंस बचेगा 151,400। ठीक है, और बैलेंस शीट से देखो डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, गायब, क्योंकि डिबेंचर्स कहाँ गए, रिडीम हो गए। तो अब बैलेंस शीट में देखो, इसीलिए आपको डिबेंचर्स जो है वो नहीं नज़र आ रहे, वो क्या हो गए, 0 हो गए, रिडीम हो गए, हमने रीपे कर दिए। तो बस आपकी शेयर कैपिटल नज़र आ गई, आपका रिजर्व नज़र आ गया, ट्रेड पेबल नज़र आ गया, लेकिन डिबेंचर नहीं नज़र आए। प्लांट नज़र आ गया एज इट इज़, इन्वेंट्री नज़र आ गई एज इट इज़, ट्रेड रिसीवेबल नज़र आ गया एज इट इज़, और बैंक बैलेंस जो नया वाला आया वो आ गया एज इट इज़। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको। चलो जी, तो ये आप होमवर्क में एक बार अवश्य बनाना बैलेंस शीट, ताकि थोड़ा सा कसरत हो जाए हाथों की। तो अब आइए जी अगले प्रश्न पर, इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा देते हैं। चलो, इसमें लिखा है जी, द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ये एज 31 मार्च स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, तो एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, तो देख लेते हैं एक बार। शेयर कैपिटल है नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट 3, करंट लाइबिलिटी पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। ठीक है, बाकी नोट्स एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास 5 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। ठीक है, रिजर्व में इस बार हमारे पास जनरल रिजर्व है, पीएनएल भी है, और डीआरआर भी है पहले से 10 लाख का। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो बताओ किसकी बत्ती जली दिमाग की। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। और दूसरी बात ये कि इनको डीआरआर और डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो इन्होंने बना रखा है, वो इनकी श्रद्धा है, लेकिन कंपनीज एक्ट के तहत ना भी बनाते तो चल जाता। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स हैं। उसके बाद जी अदर लोन है। ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी DRRI है बेसिकली, है ना, इन्वेस्टमेंट, निवेश भी कर रखा है इन्होंने 15 लाख का। तो मतलब बहुत ही सीधे बच्चे हैं। 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, तो 10% का DRR भी देखो इन्होंने बना के रख रखा है, और 15% की DRRI भी बना के रख रखी है, जबकि इन भोले मासूम को पता भी नहीं था कि इन्हें नहीं बनाना। मतलब नहीं बनाते तो भी चल जाता, लेकिन बना रखा है, तो ये नहीं कि अब हम ज़बरदस्ती काट देंगे कि क्यों बना रखा है। अब द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 अप्रैल। ठीक है जी, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, तो मतलब आपको जो ये डिबेंचर्स हैं, है ना, 1 लाख डिबेंचर्स, इन्हें 100 रुपये तो देने ही देने हैं, लेकिन 5 रुपये इनको और एक्स्ट्रा देने हैं बेसिकली। तो आपको मतलब इन टोटलिटी अगर वैसे बात करें तो कितने रुपए हो गए, 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है, हाँ, 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने। एंड ऑल्सो कन्फर्ड द ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया डिबेंचर होल्डर्स को,
टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15.75 पर शेयर, ठीक है, एंड द पेमेंट इन कैश। ओके, तो ये आपको मैंने एक सवाल करवाया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन 1, वो खाली इतना सही था, इतना ही था, इसी पैराग्राफ पर बेस्ड था, तो ये वही सेम है, लेकिन दोबारा से कर लेंगे, डोंट वरी। तो हमने अपने डिवेंचर होल्डर्स को कहा कि आप चाहो तो अपनी 20% जो होल्डिंग है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लो, और हम वो इक्विटी शेयर मानेंगे कि हम आपको 15.75 का दे रहे हैं, और जो पेमेंट होगी बची हुई वो आप कैश में ले लेना। तो मतलब हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 20% अपना कन्वर्ट करा सकते हो। तो आओ इस पर थोड़ी सी, अच्छा आगे भी पढ़ लो पहले। एज्यूमिंग दैट, नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट फॉर 100 डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर्स, कॉमा द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। ठीक है, तो आओ ये सॉल्व करते हैं। ये इतना आपको क्वेश्चन 1 में करवाया था मैंने, इतना पोर्शन, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं एक बार, इस पर एक गंभीर चर्चा दोबारा से कर लेते हैं। तो हमारे टोटल 1 लाख डिबेंचर्स हैं, यहाँ कर लेता हूँ डिस्कशन। तो एक बार बस अब ध्यान से देखना, हमारे पास टोटल कितने डिबेंचर्स हैं, 1 लाख। 25,000 डिबेंचर वाले लोगों ने तो क्या बोल दिया सीधा सीधा कि हमें कन्वर्ट नहीं करवाना, मतलब इन्होंने तो ये ऑप्शन लेने से मना कर दिया। तो कितने लोगों ने कहा होगा कि ठीक है हमें कन्वर्ट करना है, 75,000 डिबेंचर्स ने कहा होगा हमें कन्वर्ट कर दो, लेकिन ये पूरे नहीं कन्वर्ट हो सकते, मतलब वो भी कंपनी ने कितना ऑप्शन दे रखा है, ओनली 20%। तो इस 75,000 में भी अगर आप 20% को कन्वर्ट करोगे तो कितना मतलब बनेगा, 15,000 डिबेंचर्स। तो बेसिकली 15,000 डिबेंचर्स ही कन्वर्ट हो सकते हैं, ये मतलब हो गया। तो जो बचे हुए 60,000 डिबेंचर्स हैं ना, वो भी एक तरह से क्या है, जो कन्वर्ट नहीं होंगे, डू नॉट कन्वर्ट। तो याद आया क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली, मतलब इसी पैरामीटर पे करा था हमने, सबको क्लियर हो गया। तो जो भी डू नॉट कन्वर्ट वाले हैं, यानी कि ये शुरू वाले 25,000 और ये बाद वाले 60,000 जो डू नॉट कन्वर्ट वाले हैं, इनको बेसिकली मतलब आपको क्या पे करना पड़ेगा, कैश। ये तो अपना कह रहे हैं हम तो नकद लेंगे। इनके लिए DRR और DRRI, मतलब जो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो हम कैश दे रहे हैं ना, तो हम DRRI बेचेंगे बिल्कुल, क्योंकि कंपनी ने बना रखा है तो अब हमें बेचना भी पड़ जाएगा। लेकिन जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है हमारे को। नहीं बना, हाँ इनके लिए नहीं बनाया होता तो बनाना पड़ता, लेकिन वो आपको इस तरह से कहता नहीं है, क्योंकि आमतौर पे अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं तो हम नहीं भी बनाते तो चल जाता है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अच्छा खैर आगे बढ़ाता हूँ कहानी। तो अब ये जो 15,000 डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट होंगे, एक बार हम ये निकालते हैं कि हमें इन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम इनको 105 रुपए पर रिडीम करेंगे। तो 15,000 इंटू 105 रुपए करना कितना बन गया, 15,75,000। तो हमें इन्हें इतने रुपए देने हैं, लेकिन हम इनको रुपए नहीं दे रहे हैं, हम इनको क्या बोल रहे हैं कि आप हमसे बदले में क्या ले लो, शेयर ले लो। और हम अपना एक शेयर पता है कितने रुपए का मान के इनको दे रहे हैं, 15.75 का। तो आप ये निकाल सकते हो कि इसका मतलब हम इनको कितने शेयर्स देंगे, हम इनको इसका मतलब कितने शेयर्स देंगे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 1 में आपको करवाया था, वो बस इतना ही था। तो कितने शेयर्स देंगे हम इनको, 1 लाख। तो ये एक छोटी सी वर्किंग बन गई, मतलब जो इस सवाल में यूज हो जाएगी ये वाली। तो हमारे 1 लाख डिबेंचर्स थे टोटल, 25,000 डिबेंचर्स को हम कैश देंगे, उधर वाले 60,000 डिबेंचर्स को भी हम कैश देंगे, लेकिन जो बीच में 15,000 डिबेंचर्स हैं
उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा लिया और उनको हम अपने 1 लाख शेयर्स देंगे। ठीक है, चलो अब और क्या है क्वेश्चन, फिर वो भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल। लो जी, तो आपके मन का डाउट उसने खुद ही दूर कर दिया, कह रहा है बेच दो भाई, इन्वेस्टमेंट बेच दो, सेल कर दो पार पर। तो अब आपकी टेंशन ही खत्म। तो अब तो ये पूरा का पूरा DRRI जो है ये क्या हो जाएगा, बिक ही जाएगा, क्योंकि हमारे सारे डिबेंचर्स रिडीम तो हो ही गए, जिन्हें कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट हो गए, जिन्हें पैसे लेने हैं वो पैसे लेके चले गए। तो अब इसका करना क्या हमें, तो कंपनी ने खुद ही कह दिया कि द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट को बेच दो। तब भी हम सारी को ही बेच देते, क्योंकि इन्होंने बना रखा है ना। देखो हमको लॉजिक समझना है। मान लो मैंने सारे डिबेंचर रिडीम कर दिए, जो कैश लेके गया वो चला गया, जो कन्वर्ट हो गया चला गया वो चला गया। तो जब बैलेंस शीट में डिबेंचर ही 0 बच रहा है तो मैं इस DRRI का क्या करना, मुझे बेच दूंगा। तो ऑटोमेटिकली अभी जो DRR दिख भी रहा है, देखो इसको भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे जनरल रिजर्व में अपने आप। अब हमें करना क्या, डिबेंचर सारे खत्म तो DRRI भी खत्म और DRR भी खत्म कर देंगे। और थर्ड में कह रहा है ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 अप्रैल। कह रहे सारी बातें बड़ी अच्छी से बिना किसी झोल झमाले के 1 अप्रैल को हो गई। ठीक है, तो बस इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो है बेसिकली रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द रिडम्पशन, शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड द नेसेसरी कैश पेमेंट। ठीक है, तो वो हमने करी ली, मतलब जो यहाँ पे आपको ये वर्किंग करी ना बेसिकली, तो वो यही वर्किंग कह रहा है कि एक बार बना के दिखाओ कि आप कितने शेयर्स इशू करोगे। तो हम 1 लाख शेयर्स बेसिकली इशू करेंगे। तो अब उसने जर्नल एंट्री मांगी तो नहीं है, उसने तो सिर्फ क्या मांगा है रिक्वायरमेंट में कि बैलेंस शीट बना दो रीड्राफ्ट करके, लेकिन फिर भी मैं जर्नल एंट्री कर दूंगा, हमें हर तरह से आना चाहिए, है ना, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया हो जाएगी। चलो, तो बट आपको क्वेश्चन समझ आ गया पूरा। चलो तो हम कर लेते हैं जर्नल एंट्री। आओ नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर 1। चलो तो अब आप बता सकते हो जर्नल एंट्री। पहली एंट्री बताओ, चलो क्या होता है, प्रोसीजर वाइज बताओ। DRR और DRRI चेक करते हैं, वो तो बने हुए हैं, है ना। DRR और DRRI पहले चेक करते हैं, लेकिन वो तो बने ही हुए हैं और वैसे भी ये कन्वर्टेबल थे तो हमें टेंशन नहीं थी। तो अब तो सबसे पहले हम क्या एंट्री कर दें, सुबह सुबह 5 बजे उठ के इनको बेच देते हैं। तो ये एक एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं 15 लाख की। फिर सुबह सुबह 10 बजे क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू कर देते हैं 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट अब देखो कैश आप कितने डिबेंचरों को पे कर रहे हो, कैश 25,000 ये और 60,000 वो, तो खाली 85,000 है ना। तो अभी कैश पे करने के लिए अभी आप 85,000 डिबेंचर ही लेकर चलो इनटू 100 फेस वैल्यू। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5 रुपए। तो कितना आ गया, 4.25 टू डिबेंचर होल्डर 89.25। तो ये तो हो गई ड्यू करने की एंट्री सुबह 10 बजे। और फिर क्या करोगे आप 11 बजे इन्हें
पेमेंट कर दोगे तो एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ये तो हो गया जिनको आपने कैश दिया, है ना। ये तो उनकी लोगों की एंट्री हो गई जिनको आपने कैश दिया। और अब क्योंकि इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल अकाउंट से। तो मतलब ये आपकी वो ट्रेडिशनल एंट्री हो गई, नॉर्मल वाली, जो आप रिडीम करने के लिए करते हो, जो आप पैसे देते हो डिबेंचर होल्डर्स को, ये वो एंट्री आपकी हो गई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहां तक ओके। अब कर लेते हैं कन्वर्ट करने वाली। अब कन्वर्ट कितने डिबेंचरों को कर रहे थे हम, 15,000 डिबेंचरों को हमने कन्वर्ट करा, है ना। तो अब इनकी एंट्री कर लेते हैं। आपको एक एंट्री लिखवाई थी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट वाली, वो मुझे पता है आपको याद भी नहीं होगी, याद है, चलो याद भी नहीं तब भी आप लॉजिकली भी कर सकते हो, वो इतनी सिंपल है। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी, 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो देखो 15,000 डिबेंचर्स है ना जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इंटू 100, इसमें तो लिख लो फेस वैल्यू। फिर कितने रुपए आप इन्हें एक्स्ट्रा दे रहे थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 रुपए, तो 75,000। लेकिन अब मैं वो नहीं लिख सकता बस कि टू डिबेंचर होल्डर लिख दिया या टू बैंक नहीं लिख सकता, क्योंकि हम इनको पे नहीं कर रहे हैं ना, याद आ गया पॉइंट। तो हम इनको बल्कि क्या दे रहे हैं, हम तो इनको शेयर्स दे रहे हैं। तो मतलब मैं टू कैश या टू बैंक ये सब नहीं लिखूंगा, मेरे को लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने वो निकाल ही लिया था कि हम 1 लाख शेयर्स इनको दे रहे हैं ना, ये वर्किंग से निकाला था, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमने निकाल लिया था कि हम इनको 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं। तो बताओ 1 लाख शेयर्स अगर हम दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी होती है शेयर की, 10 रुपए। और हमने लेकिन शेयर जो दिया था अपना, वो दिया था 15.75 में। तो इसका मतलब 5.75 रुपए क्या माना जाएगा, क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये कितना आ जाएगा, 5,75,000। तो आपकी ये कन्वर्जन की ये एंट्री बन गई, बस ये एक एंट्री मान सकते हो आप कि आपने कन्वर्जन की एक एक्स्ट्रा देखी, सीखी या करी। ठीक है, तो क्लियर है कन्वर्जन की एंट्री, सबको समझ आई। ठीक है, तो बस अब वही फ्लो ऑफ एंट्री बना लेते हैं। तो 10 बज गए, 11 बज गए, 3 बज गए, ये कन्वर्ट भी हो गए। और बस लास्ट में शाम को क्या एंट्री करनी है, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो DRR के 10 लाख रुपए जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो क्लियर है पहले एंट्री सब बच्चों को। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं एक बार पूछ सकूं आपसे। तो बताओ फर्स्ट एंट्री का क्या इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख। तो इसका मतलब आपका बैंक बढ़ जाएगा,
है ना, 15 लाख रुपए। और 2 DRRI का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गए, है ना। तो मतलब अगर आपको वैसे ही समझने के लिए दिखाऊं तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट अब आपने बेच दी तो ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। और जो आपके पास बैंक बैलेंस होगा, अगर कोई दे रखा होगा, देखो ये दे रखा है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कितने रुपए और आ जाएंगे, 15 लाख रुपए और आ जाएंगे, मतलब ये बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सबको पॉइंट। इसी तरह सेकेंड एंट्री आपने कर रखी है 13.5% डिबेंचर्स डेबिट, तो इसका मतलब बैलेंस शीट से आपके डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बाकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो डेबिट भी हो रहा है और फिर वो नीचे क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसका तो कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा। फिर डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिट भी हो रहा है और डेबिट भी हो रहा है, तो इसका भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर आपने लिखा है टू बैंक 89,25,000, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब बैंक कम हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा ये बैंक बैलेंस है ना, इसमें 89,25,000 अब हम कम भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। तो अब आप एक बार करना इतनी मैथमेटिक्स, कितना बैंक बैलेंस बचा है, $75 लाख प्लस 15 लाख माइनस 89,25,000, 75,000। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे किताब वालों का, तो आपको बैंक बैलेंस 75,000 नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों। देख लो दोबारा से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 75 लाख पहले से था, प्लस 15 लाख रुपए हुआ और माइनस 89,25,000 हुआ, तो अब बैलेंस कितना बचेगा, 75। और देखते हैं एंट्री। अब आपने फिर फोर्थ एंट्री में लिख रखा है P&L अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट 425 कम हो जाएगा। तो एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। तो हमारे को प्रॉफिट दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 10 लाख, तो इसमें से 425 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री आपने कर रखी है नंबर 5, 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब ये तो डिबेंचर्स आपके माइनस हो गए, ख़त्म हो गए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 75,000, अच्छा इसको नहीं राइट ऑफ करवाया था हमने, है ना, वो भी एंट्री लिख लो एक। अच्छा हुआ देखो पता चल गया कि एक एंट्री हम भूल गए थे, ये वाला भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, तो इसको भी राइट ऑफ कर लेते हैं। तो इसको कहाँ से राइट ऑफ करोगे, P&L से। क्यों, अब तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है हमारे पास, अभी अभी देखो फिफ्थ एंट्री में प्रीमियम आया ना, तो अब तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लो राइट ऑफ। बाकी P&L से करना है P&L से कर लो, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर पंगे नहीं लेने इंस्टीट्यूट से, चलो छोड़ो पंगे नहीं लेते, वो मेरे को भी आदत है, तो छोड़ो बच्चों, गलती हो गई मुझसे, पाप हो गया बहुत बड़ा, तो अब P&L ही लिखो, फालतू पंगे करने ही नहीं, तो हम P&L से ही राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो नहीं टच करेंगे प्रीमियम को, P&L से ही कर लो। ठीक है, तो मतलब आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो कट गया। तो अब P&L को हमने डेबिट करा 75,000, तो इसका क्या मतलब हो गया कि प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो मैं अपने P&L में 75,000 और कम कर देता हूँ। तो अब एक बार आप बताओ, देखो ये निकाल के सॉल्व करो कि P&L कितना बचेगा, 10 लाख माइनस 425 माइनस 75, 5 लाख बचेगा, है ना। तो अब मेरी नई बैलेंस शीट में P&L 5 लाख आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं सारे। उसके बाद फिर हमने एंट्री में लिख रखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी 10 लाख से। फिर हमने लिख रखा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम 575, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ जाएगा। बाकी DRR लिखा है डेबिट 10 लाख, इसका मतलब DRR तो क्या हो गया, खत्म हो गया, माइनस हो गया। टू जनरल रिजर्व, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा। तो क्लियर है सबको पॉइंट्स? तो बेसिकली इसमें बस हमको ना उसने एंट्रीज मांगी नहीं थी, लेकिन आपने कर लिया, वो ज़्यादा ज़रूरी था। उसने सिर्फ बैलेंस शीट मांगी थी। तो बैलेंस शीट मैं दिखा देता हूँ, ये छोटी सी है। तो आपकी देखो शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, तो वो हो गई 60 लाख। जनरल रिजर्व में आपके देखो 10 लाख जुड़ जाएंगे, वो हो गया 90 लाख। पीएनएल का देखो आपने आंसर कितना निकाला था, 5 लाख, है ना? तो वो 5 लाख ही आ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना आ रहा था, 575, तो वही आ रहा है। वो इन्होंने ना कंबाइन कर दिया, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन आप वैसे देख लो। चलो, पीएनएल था 10 लाख का, और उसमें से जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन माइनस हुआ वो ये है 5 लाख का, तो मतलब आपका नेट नेट 5 लाख ही बच रहा था। और जो जनरल रिजर्व है उसमें आपने डीआरआर के 10 लाख जोड़े थे, वो यहाँ पे दे रखे। मतलब इन टोटलिटी सेम आएगा, वो आप इनकी वो चिंता मत करो कि वो कैसे आ रहा है। मतलब आपका जनरल रिजर्व जो है वो 1 करोड़ बन जाएगा, और आपका पीएनएल कितना था, 5 लाख। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ग्रैंड वैल्यू क्या आएगी, 1 करोड़ 5 लाख। वो तब भी वही आ रही है, वो इन्होंने प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा रखा है, वो आप चिंता मत करना, वो सेम है। और सिक्योरिटी प्रीमियम 575। बस डिबेंचर्स देखो हट जाएंगे बैलेंस शीट से, डीआरआर आई देखो हट जाएगा बैलेंस शीट से, वो आपको नज़र नहीं आया। डीआरआर नज़र नहीं आया, डिबेंचर्स नज़र नहीं आए, वो सारे के सारे हट गए बैलेंस शीट से, रिडीम हो गए। ठीक है, तो क्लियर है सबको बिल्कुल अच्छे से? चलो बढ़िया जी। चलो ठीक है, तो आप होमवर्क में बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, वो ट्राई कर लेना। ठीक है, आसान वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 और एक क्वेश्चन 4।